मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। थर्ड चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि और आणविकता में अंतर देखा था। आज के सेशन में आगे कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर में हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखे थे, जिसमें कि पहला था वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग को कोटि कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहा गया? अभिकारक की सांद्रताएं जो थी, तो सांद्रता के लिए जो आपने व्यंजक स्थापित किया था, उनकी जो आपका उनकी घातें थी, उनके योग कर रहे थे ना आप, तो योग को ही कोटि कहा जा रहा था, तो वही आपका कोटि है। दूसरा आणविकता क्या होगी? उस अभिक्रिया में जितने आपके मॉलिक्यूल, एटम, आयन, जितने भी स्पीशीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो कुल संख्या है उसको आणविकता कहा जा रहा है। तो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक स्पीशीज की संख्या, ठीक है, को आणविकता कहते हैं। लेने वाले, ठीक है, यह एक प्रायोगिक तथ्य है। ठीक है ना? आपको सबसे पहले जब भी कोटि के बारे में बताया जा रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि इसको आप प्रैक्टिकली निकालते हैं या इसको कैलकुलेशन करते हैं, और जबकि आणविकता है ये एक सैद्धांतिक तथ्य है। कोटि का मान शून्य हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान शून्य नहीं होगा। कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन आपका आणविकता भिन्नात्मक भी नहीं होगी। कोटि का मान दाब, ताप और सांद्रता परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है, जबकि आणविकता के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप सांद्रता में कुछ चेंज ला रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं, प्रेशर में चेंज ला रहे हैं, आणविकता में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? यह प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, कोटि आपका, और जबकि जो आणविकता है उसमें लिखा ही ये गया है कि ये प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है ना? चलिए, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, इस पर बात करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हेल्प करते हैं। ठीक है? एस्टर का जल अपघटन करने पर, आपके पास एक एस्टर है, जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है? एस्टर के जल अपघटन पर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है? ओके, एक के साथ यहाँ OH आएगा और एक के साथ आपका क्या जाएगा? H। ठीक है ना? जो निगेटिव पार्ट है ये वाला, इसके साथ H पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्या होगा यहाँ? पॉजिटिव पार्ट, तो इससे OH निगेटिव आएगा। ठीक है? अब देखो हम क्या करते हैं, हम सांद्रताओं में परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से सांद्रताओं में परिवर्तन करते हैं? यहाँ पर हमारे पास t बराबर 0 समय पर इसकी जो सांद्रता थी वो 0.01 मोल थी, ये हमें दिया गया है। ठीक है ना? उसी समय पर इसकी जो सांद्रता थी वो 10 मोल थी। ठीक है? यहाँ आपका बनता है 0 मोल, 0। ठीक है? अब जब समय t हो जाता है, t सेकेंड, t बराबर t सेकेंड जब हो जाता है, टाइम बराबर t सेकेंड जब हो जाता है, उस समय पर इसकी जो सांद्रता है, जो ये आपका एस्टर है, इसकी जो सांद्रता है वो 0 मोल हो जाती है। ठीक है? और इसकी सांद्रता होती है 9.9 मोल। ठीक है ना? यहाँ इनकी सांद्रता हो जाती है, या ये बनते हैं आपके 0.01,
एंड 0.01 मोल। ठीक है, अब देखो सांद्रता में परिवर्तन तो हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, परिवर्तन तो आ रहा है। अब इसके केस में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो कितना परिवर्तन है, ये कितना कंज्यूम हुआ यहाँ पर 0.01 मोल था और उससे 0 हो गया है, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी 100%। ठीक है, अब यहाँ अगर आप कन्वर्जन देखें 10 मोल से 9.9 मोल हुआ है आपका। ठीक है, कितना हुआ है 10 मोल से यहाँ पर 9.9 मोल हुआ है, तो कितना कम यहाँ पर आपका सांद्रता में चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है ना, बहुत कम चेंज आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है 0.1% का। ठीक है, कितना है 0.1% का चेंज आ रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो किसकी सांद्रता में कम परिवर्तन आ रहा है, H2O की सांद्रता में परिवर्तन कम आ रहा है। लेकिन यदि हम कोटि की बात करें कि कोटि आपका क्या होगी, कोटि को निकालने से पहले हम रेट देख लेते हैं। रेट के लिए जो आपका व्यंजक होता है K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा CH3 COOC2H5, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है ना, ये आएगा। दोनों की पावर आपकी 1 है, ठीक, दोनों की पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इस हिसाब से आपकी कोटि कितनी आनी चाहिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 कोटि आनी चाहिए। लेकिन कोटि 2 नहीं है, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से समझेंगे, जो H2O है उसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं नियत मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं नियत। तो यहां पर जो आपका रेट होगा यानी कि वेग जो है आपका वो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, इस तरह से आप लिख सकते हैं NCH3COOC2H5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। ओके, देन इसको मिला करके आपका एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम K डैश ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका रेट हो गया। अब यहां पर कोटि देखोगी तो सिर्फ इसकी पावर है, ठीक है ना, तो कोटि कितना हो गया 1 हो गया। कितनी होगी कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया एक्चुअल में दो आपकी उसकी कोटि होती है, लेकिन एक कोई अभिकारक वहां पर क्या है जो आधिक्य में है, अधिकता में, अधिकता थी ना इसकी 10 मोल था, एक्सेस में था आपका ये वाला, ये किस में है एक्सेस में, यानी आधिक्य में था ये, और इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है जो अभिक्रिया हमें दिख रही है, जबकि दूसरे की सांद्रता में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जो कोटि निकल कर आ रही है वो प्रथम आ रही है, जबकि हमें कैसा प्रतीत होता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ओके, इन्हीं को आपका क्या कहा जा रहा है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया है लेकिन व्यवहार किसकी तरह कर रही है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार कर रही है। ये नोट करिए, फिर मैं आगे इसके बारे में और लिख पाती हूँ और कुछ एग्जाम्पल। चलिए लिखिए, यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो, यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो तब उसकी सांद्रता को, तब उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है, तब उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है, जैसे यहाँ
जैसे यहाँ H2O आधिक्य में है, जैसे यहाँ मतलब जो अभी आपने अभिक्रिया करी थी, ठीक है, H2O आधिक्य में है, जैसे यहाँ H2O आधिक्य में है, अतः उसकी सांद्रता को नियत माना गया है। ठीक है जी। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है, अतः ऐसी अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती। एक और एग्जाम्पल लिखिए इसका। इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन। इक्षु शर्करा सुक्रोज, ठीक है, C12H22O11 H2O, ये देता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, इसमें भी यही होता है। ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो हो गया या छद्म हो गया, इसका मतलब है होता है फेक। ठीक है ना, यानी क्या बोल सकते हैं आप, झूठा बोल सकते हैं, या फिर फेक का मतलब क्या होता है, नकली, प्रिटेंड करना। तो ये भी प्रिटेंड करता है। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपका क्या निकल कर आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल कर आता है। ओके, तो ये कैसा है आपका, स्यूडो हो गया। स्यूडो या छद्म बोले आप, तो ऐसी अभिक्रियाएं। चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं। प्रश्न है आपका, इक्वेशन दी गई है आपको N2O5 से आपका NO2 और O2 बन रहा है। N2O5 से आपका क्या बन रहा है, NO2 प्लस O2। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ये है ना, वो यहाँ दिया गया है, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.05 m। ठीक है, यानी सांद्रता जो होगी, सांद्रता ये है आपका। ठीक है, और रेट या वेग जिसे आप कह रहे हैं वो आपको दिया गया है यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। चलो, तो के निकालना है आपको। क्या निकालना है, कैलकुलेट के। ठीक है, यानी वेग स्थिरांक। तो हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है,
K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा। ओके, सो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O। ओके, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन। ओके, रेट आपको दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। ये आपका क्या आएगा, वेग स्थिरांक आएगा, और यहाँ से वेग स्थिरांक का मात्रक आप लोग निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant, has a rate constant 1.15 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, के की वैल्यू आपको दी गई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेकेंड इनवर्स बताया गया है, ये आपको खुद ही बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम how long will 5 gram of this reactant to take to reduce to 3 ग्राम ठीक है ना। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वेग स्थिरांक एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको बताया गया है और 5 ग्राम है उसकी मात्रा, और उसको रिड्यूस कम होकर के 3 ग्राम होने में आपका कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो आपने टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। सो यहाँ पर A0 जो इनिशियल आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको बताई गई है, R0 से आप लिखते हैं 5 ग्राम। ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R यानी T समय के बाद, T टाइम के बाद आपका 3 ग्राम रह जाती है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, वही T टाइम आपने निकालना है, और K की वैल्यू आपको दी गई है, K इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ओके, नाउ इक्वेशन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T is equal to 2.303 upon K log R0 by R, concentration of R0 by concentration of R. So 2.303 upon 1.15 into 10⁻³ log 5 by 3। ठीक है, ये आता है आपका ट्रिपल 4। ओके, देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.22 समथिंग होती है। ठीक है, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तब आपका ये आ जाएगा। चलिए, साथ कर लिए, क्योंकि इससे मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी वेग समीकरण के लिए जो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए वेग समाकलित वेग समीकरण जो आता है वो आपका निकालनी होती है, तो वो आपको देखना होता है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड आपने देख लिया था, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कोलिजन थ्योरी है आपके पास एक,
According to the collision theory, the molecules of reactants are assumed to be hard sphere and the reaction are assumed to occur only when these spheres collide with each other. ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है ना, वहां पे अलग अलग अभिकारकों को, उनको एक हार्ड स्फेयर यानी एक ठोस गोले या कठोर गोले के समान माना गया है। समझ रहे हो, जो अभिकारक हैं जैसे आपके पास एस्टर था, वाटर था, उन सभी के अणु किसके समान माने गए हैं कि हार्ड स्फेयर की तरह होंगे, कुछ कठोर गोलों के समान होंगे। और क्या होता है, वो गोले आपस में टकराते हैं, जब अभिक्रिया होती है तो वो गोले आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ओके, and the reaction are assumed to occur only when these spheres collide with each other. क्या कहा गया कि अभिक्रिया तभी संपन्न होगी या तभी होगी जब वो स्फेयर जो है वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ओके, इन collision theory activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of a chemical reaction. ठीक है ना, क्या कहा गया, इन कोलिजन थ्योरी, देखो पहले मैं इसको क्यों करवा रही हूँ, अभी आपका एक जो मैंने होमवर्क में दिया था कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया में, और उसके साथ साथ उस प्रेरक की उपस्थिति से अभिकारक के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको पूरा डिटेल में आपने समझना है। उसको समझने से पहले मैं कोलिजन थ्योरी का संघट सिद्धांत इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलिजन मतलब संघट, संघट का सामान्य अर्थ ही क्या होता है, टक्कर। क्या होता है इसका मतलब, टक्कर या टकराव। ठीक है ना, अब टकराव के बाद क्या हो रहा है, जब टक्कर हो रही है आपस में तो आपके उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इस थ्योरी में जो आपके अणु हैं, अणुओं को क्या माना गया है, हार्ड स्फेयर माना गया है, और वो हार्ड स्फेयर आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद ही आपका क्या होता है, रिएक्शन होगी और अभिक्रिया होगी। इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड proper orientation of the molecules together determine the criteria of effective collision, hence the rate of a chemical reaction. क्या कहा गया, यहाँ पर जो भी आपका मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन होगा, या दूसरा क्या बोला जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जा रहा है, वो आपका क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन कौन कौन से होंगे, यानी कि प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर कौन से होंगे भाई, टक्कर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही टक्कर ऐसी हैं उनमें से कि जिनके फलस्वरूप उत्पाद बन रहा है, तो उन्हीं को इफेक्टिव कोलिजन आपका कहा जा रहा है। देन इफेक्टिव कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आपका कॉन्सेप्ट है, संघट की आवृत्ति। इफेक्टिव कोलिजन आपका एक और टर्म है, और यहाँ पर क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका एक और टर्म है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहा गया है, ये थोड़ा आपका ऊपर नीचे हो गया, इसको समझ लेना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये है आपका, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल करे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। आने वाले सेशन में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। होमवर्क में एक बार ये आप देख करके आ जाएंगे। ओके, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।